माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के लास्ट एपिसोड में गाइस हमने देखा था कि फैंग लैंग की जो मेमोरी है वो चली गई थी, ऐसा उसने नाटक किया था। लेकिन जायोकी ने भी एक प्रैंक किया डूबने का और उससे पता चल गया उसे कि फैंग लैंग एक नाटक कर रहा है और उसकी मेमोरीज नहीं गई है। असल के अंदर वो इस बार जायोकी को भूला ही नहीं है। जिसके बाद में अंकल कैंग ने बहुत कोशिश करी कि वो फैंग लैंग की इस बीमारी को बाहर ले आएगा कि उसे एमनीशिया है, लेकिन जायोकी ने सीधा उसके फादर से बात करी और उसके बाद में सीधा एक थिएटर के अंदर फैंग लैंग के फादर और मदर की वीडियो चलवा दी। जिसके बाद में उसके फादर उसके सामने आ गए। इसी सारी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 21 की शुरुआत होती है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि फैंग लैंग के फादर शिदा ने कहा था फैंग लैंग को कि क्या आखिर तुम्हें पता भी है कि हुआ क्या था, और तब फैंग लैंग जानना भी चाहता था कि आखिर हुआ क्या था। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक छोटा सा पपी भाग रहा था जिसके पीछे एक बच्चा भाग रहा था। अब गाइस ये फैंग लैंग ही था जो कि बचपन के अंदर एक डॉगी को पकड़ने के लिए मेन रोड पे चला गया। पीछे पीछे उसकी माँ आ रही थी और बहुत तेजी से गाड़ी आई और उसकी माँ ने फैंग लैंग को बचाने के लिए उसे धक्का दिया और खुद गाड़ी के सामने आ गई। इस चक्कर में उनकी वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। इस बात को फैंग लैंग बचपन के अंदर बर्दाश्त ही नहीं कर पाया, जोर जोर से चिल्लाता रहा। उस वक्त बारिश आई और जब उसकी आंख खुली तो एक हॉस्पिटल के अंदर था और उसके फादर उसके सामने थे जो कि पूछते हैं कि क्या तुम ठीक तो हो ना। बच्चा पूछता भी है कि मेरी मॉम कहाँ है, तो उसके फादर कहते हैं कि तुम जब वापस से सो के उठोगे तो तुम्हारी मॉम तुम्हारे सामने ही होगी। जो डॉक्टर थे वो कहते हैं कि इस बच्चे की एक्सीडेंट के कारण कुछ पर्टिकुलर मेमोरीज गायब हो गई है और हो सकता है आगे आने वाले टाइम में ये रिकवर हो जाए या फिर आगे आने वाले टाइम में ये पूरी मेमोरीज कोलैप्स हो जाए, बिल्कुल गायब हो जाए। तब से ही फैंग लैंग के फादर ने सोचा कि अगर वो दूसरी शादी कर लेते हैं तो बच्चा अपनी माँ को दूसरा मानना शुरू कर देगा और शायद उसकी लाइफ अच्छी जाएगी। इसी चक्कर के अंदर फैंग लैंग के फादर ने दूसरी शादी करी और अब तक सारा इल्जाम भी खुद के ऊपर लेते रहे। जब ये बात फैंग लैंग को पता चलती है, यानी कि सीन जब प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होता है, तो शिदा कहते हैं, तो फैंग लैंग के फादर कहते हैं कि मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया था। तो यहाँ पे फैंग लैंग रोने लगता है और फिर कहता है कि आप मुझे अब बता रहे हैं कि इन सब के पीछे की वजह मैं हूँ और आपने बात मुझे अब तक क्यों नहीं बताई। जहाँ पे उसके फादर कहते हैं ताकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी इतनी जो उम्र है वो सिर्फ इस गिल्ट के अंदर निकल जाए कि तुम्हारे चक्कर में तुम्हारी मॉम की डेथ हुई थी और इसी के कारण ये सारा इल्जाम मैंने खुद के ऊपर ले रखा था। इस बात से फैंग लैंग को बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता है कि गलती उसकी थी, उसके चक्कर में उसकी मॉम की डेथ हुई थी और अब तक उसने अपने फादर को बहुत सारी गलत गलत चीजें सुनाई थी। इस चक्कर में इन दोनों के बीच में बहुत झगड़े भी हो गए, बहुत ज्यादा दूरियां भी हो गई। लेकिन अब वो इन चीजों को ठीक करता है, अपने फादर से माफी मांगता है, इवन उनसे जाके गले भी मिलता है। उसके फादर भी बहुत खुश थे और प्राउड फील करते हैं कि तुम मेरे बेटे हो और अगर तुम्हारी माँ तुम्हें इस तरीके से रोते हुए देखेगी तो बिल्कुल सही नहीं लगेगा। जायोकी ने भी कहा है तुम्हें कि तुम खुश रहो, अगर खुश रहोगे हंसते हुए रहोगे तो तुम्हारी माँ को बहुत खुशी होगी। जिसके बाद में फैंग लैंग बेचारा बस रो ही रहा था और अपने ऑलमोस्ट फादर से नजदीक तो आ गया था। जिसके बाद में जायोकी और फैंग लैंग जब रास्ते के अंदर जा रहे थे तो फैंग लैंग जायोकी को थैंक यू बोलता है क्योंकि आज उसकी वजह से ही उसे इतनी पुरानी बात के बारे में पता चला, नहीं तो शायद उसे तो कभी पता भी नहीं चलता कि उसकी लाइफ की आखिर असली सच्चाई क्या थी। जहाँ पे जायोकी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो सब कुछ तुम्हारे कारण ही हुआ, मैं तो बस तुम्हारे फादर से बात करी थी। फैंग लैंग जायोकी को गले लगा रहा था, ये दोनों का आपस में बहुत अच्छा मूवमेंट था और तभी पीछे से जिंगशी आ जाता है। वो दोनों को काफी दूर से देख रहा था। वो जायोकी के लिए भर के कैंडीज लाया था क्योंकि उसे जायोकी से मिलना था और अच्छे खासी कैंडीज देनी थी। शायद जिंगशी और भी कुछ चीजें कहना चाहता था जायोकी से, लेकिन जब वो अपनी आंखों के सामने देखता है कि जायोकी फैंग लैंग से बहुत ज्यादा क्लोज आ रखी है तो उसका बहुत ज्यादा मूड खराब होता है। वो उस जगह से बस चला जाता है। जिसके बाद में सीन यहाँ फैंग लैंग की सौतेली माँ के ऊपर शिफ्ट होता है जो कि अमेरिका से आई थी। जस्ट अभी फैंग लैंग के बारे में बहुत सारी चीजें पता करके आई थी, तो अपने हस्बैंड के लिए भी काफी सारी चीजें एक साथ में लेकर आई थी। वो शिदा को काफी सारी चीजें दिखा रही थी, गिफ्ट्स वगैरह, लेकिन फैंग लैंग के फादर को इनमें से एक भी चीज के अंदर इंटरेस्ट नहीं था। तभी वो यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह दिखाती है तो यहाँ पे शिदा कहते हैं कि अरे क्या बात है, ये तो बहुत अच्छे हैं। फैंग लैंग की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, बहुत ज्यादा डल हो गई है, मैं उसे ये जरूर दूंगा, उसे अच्छा लगेगा। तो फैंग लैंग की सौतेली माँ कहती है कि अच्छा तुम्हें उसके बारे में पता है, तुम्हें उसके बारे में दिमाग में कैसे आई, क्या तुम उससे मिल के आए। तो अब यहाँ पे वो बहुत फॉर्मल वाली हंसी हंसने लगती है कि अच्छा तुम उससे मिल आए। जहाँ पे शिदा कह चुका था कि हाँ मेरी उससे बात हुई है, हमारी बहुत अच्छी तरीके से कन्वर्सेशन हुआ है, पुरानी जितनी भी चीजें थी वो क्लियर हो गई है। जिसकी बात तो फैंग लैंग की सौतेली माँ इतनी ज्यादा गुस्सा हो गई थी कि वहां से सारे सामानों को उठा के ले गई थी, लेकिन फैंग लैंग के फादर फिर भी उस ड्राई फ्रूट्स को अपने पास ही रख लेते हैं। तभी वो अपने भाई यानी कि कैंग को कॉल करती है और कहती है कि अब उसे कोई भी नहीं रोक सकता क्योंकि फ्यूचर ग्रुप के अंदर कोई भी ऐसा डायरेक्टर नहीं चाहेगा जिसे एमनीशिया है, तो ऑब्वियसली बात है उसे अपनी पोजीशन से हटाया ही जाएगा और कल की कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं ये सारी चीजें प्रूफ करके दिखा दूंगी। अमेरिका से लाए हुए उसके पास में बहुत बड़े बड़े प्रूफ्स थे कि जो फैंग लैंग है वो बिल्कुल भी केपेबल नहीं है, वो बिल्कुल भी फिट नहीं है उस जॉब के लिए। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि हार्मोन प्रोजेक्ट के ऊपर जो काम हो रहा है तो अब तक उस परफ्यूम को इन्वेंट कर लिया गया था। जायोकी उसको फाइनल टेस्टिंग के ऊपर मिक्स करती है और आखिरकार उसने वो परफ्यूम बना लिया था। फैंग लैंग अपनी पूरी टीम से उसे फटाफट से मैन्युफैक्चरिंग कराने के लिए भिजवा देता है कि उसे जितना बल्क में हो सके उतने जल्दी से मैन्युफैक्चरिंग करवा दी जाए। यहाँ दूसरी तरफ अंकल कैंग ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसके अंदर उनके दो बड़े बड़े क्लाइंट आए थे, इसी के साथ में जो इन्वेस्टर वगैरह थे वो भी आए थे और वो चाह रहा था कि उन सबके सामने ही फैंग लैंग की बेइज्जती हो जाए और उन सबके सामने ही फैंग लैंग को जॉब से निकाल दिया जाए। असल के अंदर फैंग लैंग को इस चीज का इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि यहाँ पे एक मीटिंग होने वाली है, वो इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं था। उसी वक्त हान भागता हुआ आता है और फैंग लैंग को इन्फॉर्म करता है कि एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, मैं आपको जल्दी से सारे नाम याद करवा देता हूँ जो भी मीटिंग के अंदर आया हुआ है। लेकिन फैंग लैंग कहता है कि इनमें से कोई भी चीज मेरी हेल्प नहीं करेगी क्योंकि जब वो बाहर देखता है तो बाहर का मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा था। अब यहाँ पे इन दोनों भाई बहनों ने मिलकर पूरी फील्डिंग बना ली थी कि वो फैंग लैंग की इंसल्ट करके रहेंगे। इतना बड़ा डायरेक्टर होके भी वो इतना ज्यादा लेट
आया है मीटिंग में, उसे किसी से मतलब ही नहीं है। अगर उसे मतलब होता तो वो टाइम से मीटिंग को ज्वाइन करता, लेकिन तभी यहाँ पे फैंग लैंग आ जाता है जो कि हान और जायोकी के साथ ही आया था। अब यहाँ पे ये दोनों भाई बहन मिलके हान और जायोकी के आने के ऊपर क्वेश्चंस उठाने लगते हैं। तो फैंग लैंग कहता है कि ये मेरा असिस्टेंट है और जायोकी प्रोडक्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है क्योंकि उसी ने इस प्रोडक्ट को इनोवेट किया है, तो ये मीटिंग के अंदर रहने जरूरी है। और वैसे भी आप जिस लेडी को लेकर आए अपने साथ में वो यहाँ की कंपल्सरी मेंबर नहीं है, तो फिर आखिर ये यहाँ पे क्यों आई है। जहाँ पे फैंग लैंग की सौतेली माँ खुद के आंसर में कहती है कि ये फैमिली बिजनेस है और मैं यहाँ पे क्यों नहीं आ सकती हूँ। जिसके बाद में अब अंकल कैंग यहाँ पे फैंग लैंग को बार बार में फोर्स करने लगते हैं कि यहाँ पे जितने भी मेंबर्स आए आप हमें इनसे इंट्रोड्यूस कराइए। और फैंग लैंग का तभी यहाँ पे सर दर्द करना शुरू हो जाता है क्योंकि बारिश आ रही थी, थंडर गिर रहा था, बिजलियां कड़क रही थी जोर जोर से। फैंग लैंग की तबीयत हद से ज्यादा खराब होने लगी थी। उसे कोई भी फीमेल कैरेक्टर दिख ही नहीं रहा था, इवन वो उनके नाम भी नहीं जानता था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक अलग ही दुनिया में चला गया है। और इस वक्त पे अंकल कैंग और उसकी सौतेली माँ ने सारे लोगों को बता दिया कि फैंग लैंग को एमनीशिया है। इस चीज की रिपोर्ट्स वो खुद अमेरिका से लेकर आई है। फैंग लैंग बिल्कुल भी केपेबल नहीं है क्योंकि ना तो वो इन्वेस्टर्स को जानता है और ना ही वो क्लाइंट्स को जानता है, तो फिर आखिर वो बिजनेस किसके साथ में करेगा। बल्कि आज के आज ही उसे हटा देना चाहिए। जायोकी उसका हाथ भी पकड़ती है, उसे थोड़ा शांत करवाती है। और ये क्लाइंट और इन्वेस्टर्स यहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी फैंग लैंग खड़ा हो जाता है, खुद के अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत लाता है और सबसे बात करता है, सबके नाम वगैरह बताता है क्योंकि एकदम से सारी चीजें उसके लिए ठीक हो गई थी। सबको उनके काम से इंट्रोड्यूस करवाता है कि आपने हमारी कंपनी के अंदर ये काम करा है, आपने हमारे साथ में ये प्रोजेक्ट पे काम करा है। तो सारे क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स खुश हो जाते हैं कि चलो फैंग लैंग के बारे में जो भी कहा जा रहा है वो चीजें इवन झूठ भी है। लेकिन तब फैंग लैंग की सौतेली माँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स फेंक के दिखाती है कि उसके पास में रिटर्न में लिखा हुआ है कि फैंग लैंग को एमनीशिया है। लेकिन अब सारी बातों को संभालने के लिए शिदा यहाँ पे पहुंच जाते हैं, यानी कि फैंग लैंग के फादर, और बोलते हैं कि ये सारी बातें घर पे हो सकती है, ये सारी चीजें ऑफिशियल नहीं है। बल्कि मैं तो फैंग लैंग को इतना ज्यादा केपेबल मानता हूँ कि वो अब डायरेक्टर लेवल पे नहीं बल्कि सी लेवल पे जाना चाहिए और आज ही मैं उसे सीईओ बनाता हूँ। मैंने जो 3 साल का एक प्रोग्रेशन पीरियड दिया था अब वो फैंग लैंग के लिए कैंसिल होता है और आज की डेट में ही वो इस कंपनी को संभाल लेगा। ओवरऑल फैंग लैंग के फादर और फैंग लैंग के बीच में सारी चीजें ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी थी, ये दोनों बहुत अच्छे से कर रहे थे। जिसके बाद में फैंग लैंग सारे इन्वेस्टर्स और क्लाइंट के सामने अपना प्रेजेंटेशन बताता है, अपने नए हार्मोन को लॉन्च करता है और कहता है कि इसे लॉन्च करने की डेट जल्दी आने वाली है और आप लोगों को इसके ऊपर काम करना है, हम मिल बांट के सारी चीजें कर लेंगे। जिसके बाद में फैंग लैंग वापस से जायोकी के साथ अपने रूम में जाता है, जायोकी उसे हक करती है और कहती है कि सारी चीजें ठीक हो जाएगी, तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने आज अपने ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल रखा। जहाँ पे फैंग लैंग कहता है कि मुझे आज कुछ बहुत अजीब तरीके की झलकी आई, कुछ ऐसे विजन जिसके अंदर हम दोनों शादी कर रहे हैं। तभी जायोकी बिल्कुल चुप हो जाती है और कहती है कि क्या ऐसी कोई चीज नहीं होगी, तुम्हें जरूर हेलुसिनेशन हुआ होगा। और तभी इन दोनों के पास में कॉल आता है, जायोकी के पास में शाबू का और फैंग लैंग के पास में फैंग ली का। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग ली भयंकर ड्रंक है और अपने भाई फैंग लैंग को सारी स्टोरी बताता है कि उसका और शाबू का ब्रेकअप हो गया है। तो फैंग लैंग पूछता है कि बताओ भाई आखिर हुआ क्या है, तुम इतने क्यों रो रहे हो, क्यों इतने परेशान हो। फैंग ली जहाँ पे आज की स्टोरी बताता है कि वो अपने आर्ट गैलरी के अंदर बैठ के ड्रॉ कर ही रहा था और तभी उसने एक पिक्चर भी बनाई थी जो कि वो शाबू को शायद गिफ्ट भी करता, लेकिन तभी शाबू का मैसेज आता है कि वो बाहर है और उससे मिलने के लिए आए। फैंग ली जब बाहर जाता है शाबू से मिलने के लिए तो शाबू डायरेक्ट बोल देती है कि उसे उसके साथ में नहीं रहना है, ब्रेकअप करना है क्योंकि शाबू इतनी अच्छी नहीं है, इतनी वर्थ नहीं है जो कि फैंग ली के साथ में रह सके और फैंग ली किसी अच्छे को डिजर्व करता है, तो वो बस यहाँ से जाना चाहती है। फैंग ली कहता है कि देखो मेरे साथ में मजाक मत करो, अब बहुत हो चुका है। तो शाबू कहती है कि मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना है और मैं बस यहाँ से जा रही हूँ। वो फैंग ली की कोई बात नहीं सुनती और बस यहाँ से भाग जाती है। फैंग ली के हाथ में जो पेंटिंग थी वो भी उसके हाथ से नीचे गिर जाती है, टूट जाती है। शाबू भी दूर जाके बस रो रही थी और उसका सिस्टम अलर्ट बार बार में दिखा रहा था कि वो बस जल्द से जल्द टॉर्टोइस बनने वाली है और फैंग ली यहाँ पे बहुत परेशान होकर चला जाता है यहाँ से और शाबू कुछ ही देर के अंदर टॉर्टोइस में बदल जाती है। यहाँ पे दूसरी तरफ हम शाबू को भी देखते हैं जो कि जायोकी से बात कर रही है और उसे इस चीज का बहुत दुख है कि उसने फैंग ली के साथ में ब्रेकअप कर लिया। जायोकी उसे कहती है कि क्यों ना हम कैंडी के पास में चले, जिंगशी तुम्हारी इस चीज को ठीक कर देगा। तो शाबू कहती है कि नहीं ऐसा कभी मत करना, अगर उन्हें पता चला कि मैं एक एलियन जो कि एक इंसान के साथ में हूँ तो वो मेरे ऊपर पनिशमेंट लगा देंगे, मुझे इवन अपने साथ में ले जाएंगे, तो कभी ऐसा मत करना। जहाँ पे जायोकी कहती है कि हाँ तुम बात तो ठीक कह रही हो, लेकिन आखिर अब हम करेंगे क्या। लेकिन जो भी था शाबू इस चीज से बहुत ज्यादा दुखी थी क्योंकि बार बार में उसके सिस्टम के अंदर अलर्ट दिखाता जा रहा है। पहले तो वो प्यार के अंदर थी तब ऐसा हो रहा है और ब्रेकअप के बाद तो अब उसका अलर्ट और ज्यादा हो गया है क्योंकि वो बार बार में टर्टल के अंदर बदल रही थी। दूसरी तरफ यहाँ पे फैंग ली बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था और फैंग लैंग उसे कहता है कि क्या तुम्हारा प्यार सच्चा भी था, अगर उसने बोल दिया कि वो जा रही है तो आखिर तुम उसे क्यों जाने दे रहे हो, तुमने आखिर अभी तक ट्राई कितनी बार किया है, तुम्हें तो बल्कि अपनी होप छोड़नी ही नहीं चाहिए बल्कि उसके पीछे पीछे रहना चाहिए, हो सकता है वो एक ना एक दिन तो तुम्हारी बात जरूर मान जाए। फैंग ली इन सारी बातों को सुन के कहीं ना कहीं मोटिवेट हो जाता है और अब वो वापस से कोशिश में लग जाएगा कि वो शाबू को नहीं जाने देगा और बल्कि उसे वापस से अपना बना के ही रहेगा। दूसरी तरफ जायोकी और शाबू भी एक साथ बैठ के अपना डिनर वगैरह कर ही रहे थे और उन्हें भी सारी चीजें पता चलती है और ये भी आपस में डिस्कस करते हैं कि आखिर अब इनके साथ में आगे क्या होने वाला है। जिसके बाद में अगले दिन इनके परफ्यूम का लॉन्च था जहाँ पे काफी सारे लोग आए हुए थे, मीडिया वगैरह थी, इनके ऑफिस के लोग थे और परफ्यूम को लॉन्च किया जाता है। जहाँ पे फैंग लैंग पहले तो इस परफ्यूम के बारे में बताता है कि आखिर वो इनके ग्रुप का, आखिर वो इनकी कंपनी का सबसे बड़ा मॉडल, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कैसे बन गया है, उसके पीछे कितनी ज्यादा मेहनत लगी है, इन लोगों ने कितने नेचुरल सोर्सेज से उस चीज को बनाया है। तो इस कंपनी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और मार्केट में उसकी डिमांड की काफी अच्छी होप भी करी जा रही है। जिसके बाद में अब Q&A सेशन स्टार्ट होता है जहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं फैंग लैंग से कि आखिर इस परफ्यूम को इतना महंगा क्यों रखा गया है और साथ ही में आपने एक न्यू कमर के साथ में कैसे काम किया है, आपकी इसकी
इंस्पिरेशन क्या है, मोटिवेशन क्या है, जहाँ पे फैंगलिंग इन सारी चीजों के पीछे जायोकी का नाम लेता है कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से उसने काम किया है, इन सब के पीछे उसने बहुत मेहनत करी है और भले ही वो महंगा प्रोडक्ट है लेकिन वो बहुत ज्यादा वर्थ है, अगर आप एक बार उसे ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। ऐसे कहकर फैंगलिंग उस प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरीके से लॉन्च करता है। ओवरऑल इनका लॉन्च इवेंट बहुत अच्छी तरीके से सक्सेसफुल जाता है। ये चीज जिंगशी देखता है और उसे खुशी होती है कि फाइनली अब उसे हार्मोन्स मिल जाएंगे, इसका मतलब ये लोग घर भी चले जाएंगे। रात होने पे जायोकी उसी जगह पिक्चर्स क्लिक कर रही थी एक परफ्यूम के साथ में और फैंगलिंग के आने पे वो उसे गिफ्ट करती है और बताती है कि ये एक और नया परफ्यूम है जो कि उसने फैंगलिंग के लिए बनाया है। फैंगलिंग उसे देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे स्मेल करता है। उसे खुशी मिल रही थी कि जायोकी ने ऑलरेडी उसके लिए कितनी सारी चीजें करी है और अब भी उसके लिए वो चीजें करती जा रही है। जहाँ पे फैंगलिंग कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। फैंगलिंग जायोकी को बिठा देता है और उसके बाद में सारी लाइट्स वगैरह ऑफ होती है और जब ऑन होती है तो जायोकी के सामने फैंगलिंग बैठा था जो कि उसके लिए बहुत रोमांटिक वाला गाना गाता है, बहुत अच्छा गाना था। तब जायोकी गाना खत्म होने के बाद में उसके पास जाती है और पूछती है कि इसका नाम क्या है, जहाँ पे फैंगलिंग बताता है इसका नाम डेस्टिनी लव है, वही नाम जो कि उसके परफ्यूम का नाम था और ये सब कुछ उसने जायोकी से मोटिवेट होकर लिखा था, बल्कि ये सारी चीजें जायोकी को उसने डेडिकेट करी थी। इन दोनों के बीच का बहुत अच्छा मूवमेंट था। ये दोनों एक दूसरे को छोड़ना भी नहीं चाहते थे, बहुत खुश थे एक साथ में और दोनों साथ साथ में अपने घर की तरफ भी जा रहे थे। तभी यहाँ पे जायोकी को जिंगशी रोक लेता है और जायोकी उन्हीं हार्मोन्स को जिंगशी को लौटा देती है और जायोकी जिंगशी को वो हार्मोन्स दे देती है जिसके चक्कर में इनका इतना बड़ा मिशन चल रहा था। अब जिंगशी बड़ा खुश होकर बोलता है कि हम लोग आज शाम को अपने प्लेनेट पे चले जाएंगे, मैंने इन्फॉर्मेशन भेज दी है। जहाँ पे जायोकी कहती है कि मुझे माफ कर दो लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। इस चक्कर में जिंगशी बहुत ज्यादा भड़क जाता है और पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो, ये बिल्कुल हमारी रूल्स के खिलाफ है। लेकिन जायोकी कहती है कि मुझे उन रूल से कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ पे ज्यादा रहना प्रेफर कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे रहने से खुशी मिल रही है, मैं भी एक इंडिपेंडेंट एलियन हूँ तो मेरी भी मर्जी चल सकती है। जहाँ पे जिंगशी कहता है कि हम इतने डेवलप कल्चर के साथ में रह रहे हैं, हमारी एलियन कम्युनिटी इतनी ज्यादा डेवलप है, रोज नई नई चीजें बन रही है, हम इंसान नहीं है ना हमारे पास में इमोशंस है, तो आखिर तुम इतनी बड़ी रूल्स को कैसे ब्रेक कर सकती हो। जहाँ पे जायोकी कहती है कि मुझे जिस भी तरीके की पनिशमेंट मिलेगी मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में वापस से नहीं जाऊंगी। जहाँ पे जायोकी चली जाती है और जिंगशी अब प्रॉमिस करता है खुद से, यानी कि एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जब एक बार जायोकी को पहले भी रीसेट किया गया था, फर्स्ट सीजन की उसकी सारी मेमोरीज गायब कर दी गई थी, तो इस बार भी वो जायोकी को कहीं ना कहीं चैलेंज कर देता है कि वो जायोकी को फिर से ठीक करके रहेगा और उसके ऊपर हार्मोन्स का असर नहीं होने देगा। और इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।